चांद पे जंग लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये धरती की वजह से हो रहा है। आप कहेंगे कि चांद और धरती के बीच 230,000 मील से ज्यादा की दूरी है, तो वो एक दूसरे पर सीधे तौर पर कैसे असर डाल सकते हैं? लेकिन उनका एक खास कनेक्शन है। चांद हमारी धरती पर भी असर डालता है और आप इसे समुद्र के ज्वार भाटा को देखकर देख सकते हैं। जब धरती घूमती है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती के सबसे करीब वाले हिस्से का पानी खींच लेती है। इससे एक उभार बनता है। इसी दौरान दूसरी तरफ भी एक उभार बनता है, क्योंकि हमारे ग्रह की घूर्णन गति से एक केंद्राभिमुख बल लगता है। फिर ग्रह इन उभारों के नीचे घूमता रहता है। इसी वजह से हमें हर दिन 2 कम और 2 ज्यादा ज्वार मिलते हैं। इसके अलावा चांद कभी कभी हिलता है, थोड़ा झुकता है और समुद्र की लहरों में बदलाव लाता है। और इसके बदले पृथ्वी का वायुमंडल हमारे उपग्रह को जंग लगा रहा है। जंग वो लाल रंग का पदार्थ है जो आपको पुराने दरवाजों या कीलों पर दिखता है। ओह, और आपको वर्मिलियन क्लिफ्स और ग्रैंड कैनियन पता है? उनमें भी वही खास लाल रंग है जो चट्टानों में जंग लगे लोहे की वजह से है। ये तब बनता है जब लोहे का ऑक्सीजन और पानी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। मार्स पर भी जंग आम है। इस ग्रह का खास रंग उस जंग से आया है जो बहुत समय से वहां है। इसी वजह से इस लाल ग्रह को ये उपनाम मिला। आमतौर पर आप नहीं कहेंगे कि चांद ऐसा जगह है जहां जंग लगना इतना आसान है, क्योंकि ये सूखा है और यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। लेकिन एक अंतरिक्ष यान ने 2008 में चांद का अध्ययन किया और वहां की अलग अलग सतहों से परावर्तित प्रकाश के स्पेक्ट्रा तरंगों का पता लगाया। इसी वजह से इसे चांद की सतह का बेहतर विश्लेषण करने का मौका मिला। जो डेटा मिला उसमें दिखाया गया कि चांद के ध्रुवों की संरचना बाकी चांद से अलग है। उनके पास कुछ चट्टानें थी जिनमें बहुत सारा हीमाटाइट था। ये एक खास तरह का लौ ऑक्साइड है, या बस इसे जंग भी कह सकते हैं। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि चांद पर ऐसी जंग नहीं होनी चाहिए वहां के हालात को देखते हुए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे उपग्रह की सतह पर कुछ पानी है। इसी वजह से कुछ नए सिद्धांत सामने आए हैं कि चांद में और भी अलग अलग सामग्री हो सकती है। ये संभव है कि ये तब बने जब पानी ने चट्टानों के साथ प्रतिक्रिया की। लोहे को ये जंग जैसा रंग पाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, जिसे हम ऑक्सीडाइजर कहते हैं। ये एक ऐसा अणु है जो लोहे जैसे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन हटाता है, जैसे कि ऑक्सीजन। लेकिन सूरज की हवा हमेशा चंद्रमा पर पड़ती रहती है और वो अपने साथ हाइड्रोजन भी लाती है, और हाइड्रोजन का उल्टा असर होता है। ये दूसरे अणुओं को इलेक्ट्रॉन्स देता है। धरती के पास सौर वायु से बचने के लिए एक ढाल है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन चांद के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है और इसीलिए उसकी सतह पर जंग नहीं लगनी चाहिए। फिर भी ये प्रक्रिया होती है और ये शायद धरती की गलती है। चांद के पास खुद का ऐसा वायुमंडल नहीं है जो लोहे को जंग लगने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन दे सके। लेकिन लगता है हमारा ग्रह काफी उदार है और अपनी कुछ वायुमंडल चांद को दे रहा है। हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन चांद तक पहुंचती है, एक चीज जिसे हम मैग्नेटोटेल कहते हैं, के जरिए। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक लंबा विस्तार है जो चांद के नजदीकी हिस्से तक पहुंच सकता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा हीमेटाइट मिला है। और पूर्णिमा के दौरान मैग्नेटोटेल 99% सौर हवा को रोक देता है, जो आमतौर पर चंद्रमा को ज्यादा प्रभावित करता। जैसे कि इसके सतह पर एक अस्थायी पर्दा लग गया है जो जंग बनने के लिए काफी समय देता है। लेकिन जंग के बनने के लिए एक और जरूरी चीज है, पानी। ये नहीं है कि अगर तुम चांद पर टहलने का फैसला करो तो आसानी से पानी मिल जाएगा। ज्यादातर पानी जमी हुई हालत में है और वो ऐसे जगहों पर छुपा हुआ है जो हमेशा ठंडी छाया में रहती है। वो जगह उन जगहों से काफी दूर है जहां ज्यादातर हीमेटाइट पाया गया था। इसलिए ये समझना मुश्किल है कि वो पानी वहां कैसे पहुंचा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो सभी धूल के कण जो चंद्रमा पर गिरते हैं शायद वहां की सतह में बंद पानी के अणुओं को मुक्त कर रहे हैं। इसी तरह पानी लोहे के साथ मिल जाता है। हमें नहीं पता कि ये धूल के कण किस चीज के बने हैं। हो सकता है कि इनमें थोड़ा पानी भी हो। जब ये चंद्रमा की सतह पर टकराते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया तेज होती है और ज्यादा जंग बनती है। तो हमारा ग्रह कुछ ऐसे काम करता है जो चांद को बदलते हैं, लेकिन इंसान भी वही करते हैं। 1959 में चांद की सतह पर उतरने वाला एक प्रॉब पहला इंसानी बना हुआ वस्तु थी जो चांद पर पहुंची। तभी से हम चांद को अनपेक्षित तरीकों से बदलने लगे। वैज्ञानिक इसे लूनर एंथ्रोपोसीन कहते हैं। ये धरती के मानवकाल के जैसे है, एक ऐसा समय जब इंसानी गतिविधियों ने ग्रह पर असर डाला। ऐसा नहीं है कि हम ये चुन सकते हैं कि ये गतिविधि कब शुरू हुई, लेकिन अब हमें पता है
कि हमारे अस्तित्व के इतिहास में जो भी हमने किया है उसने हमारे ग्रह के पर्यावरण को सच में बदल दिया है। अभी तक चांद पर कोई इंसान नहीं रह रहा, लेकिन हमने वहां कुछ निशान छोड़ दिए हैं। जब इंसान पहली बार चांद पर गए तब से वहां कई मिशन हुए हैं। हमने वहां कुछ लैंडर और झंडे छोड़े, चांदी की मिट्टी को हिलाया, गोल्फ की गेंदें और वैज्ञानिक उपकरण लाए, और यहां तक कि थोड़ी मानव अपशिष्ट भी। भविष्य की योजनाएं, वहां और मिशन भेजना, और शायद एक ऐसा ढांचा बनाना जहां हम में से कुछ रह सके, चांद के संसाधनों का अध्ययन कर सके और उन्हें वापस धरती पर भेज सके। इसलिए चंद्रमा के मानव युग के बारे में बात करना जरूरी है, ताकि हम याद रखें कि हमें जिम्मेदार होना है और अपनी धरोहर का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि हम दिन में कभी कभी चांद क्यों देखते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये कुछ नया है जो पहले नहीं होता था, खासकर जब से उन्होंने दिन में एक धुंधली तस्वीर शेयर की है जिसमें पूरा चांद नजर आ रहा है। कुछ लोगों के अजीब विचार है कि सूरज का रंग भी पहले जैसा नहीं रहा। उनका कहना है कि ये पहले ज्यादा पीला था, लेकिन सूरज का रंग नहीं बदला है। ये अभी भी नीला हरा है, लेकिन ये हो सकता है कि जब हम छोटे थे तब हमें ये ज्यादा पीला दिखता था, क्योंकि पहले प्रदूषण इतना बुरा नहीं था। और चांद की बात करें तो हम इसे रात और दिन दोनों समय देख सकते हैं। रात को ये ज्यादा चमकता है क्योंकि सूरज से कोई रोशनी नहीं आती, लेकिन ये नहीं है कि ये दिन में कहीं चला जाता है। ये अभी भी वही होता है, बस हम इसे नए चांद के वक्त नहीं देख पाते। ये कुछ दिनों तक रहता है और इस दौरान चांद सूरज के काफी करीब आ जाता है। सूरज से आने वाली बिखरी हुई रोशनी हमारे सैटेलाइट को हमारे लिए कम दिखाई देती है। चांद के चरणों की बात करें तो उन्हें पहचानना आसान होता है जब आपको पता हो कि किस चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले काला चांद होता है, जिसका मतलब कई चीजें हो सकती है। एक व्याख्या कहती है कि ये तब होता है जब एक महीने में 2 नए चांद होते हैं। एक और का कहना है कि काली चांद तब होती है जब महीने में नया चांद नहीं होता, और ये सिर्फ फरवरी में होता है। नीला चांद इसलिए नहीं कहते कि उसका रंग नीला होता है। ये उस मौसम में तीसरा पूरा चांद होता है जिसमें 4 पूरे चांद होते हैं। और सुपरमून तब होता है जब पूरा चांद पृथ्वी के सबसे करीब आता है अपनी अंडाकार कक्षा में। इसी वजह से ये आमतौर पर बड़ा दिखता है। कभी कभी आप रात के आसमान में एक अजीब लाल गोला देख सकते हैं। ये कोई संकेत नहीं है जो हमें बताए कि दुनिया का अंत आ रहा है या भेड़ियों का जमावड़ा है, लेकिन हाँ, रक्त चंद्रमा ऐसी कहानियों के लिए एक अच्छा प्रेरणा है। असल में ये बस एक खगोलीय घटना है जब हमारी धरती चांद पर एक लाल छाया डालती है। ये तब होता है जब धरती चांद और सूरज के बीच आ जाती है, जिसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। धरती का ये छोटा साथी हमारे वायुमंडल से आ रही कुछ लाल रोशनी को पकड़ता है और इसी वजह से आपको वो खास रंग दिखाई देता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।